वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 को मंजूरी दी गई है। नए नियमों में वन्य जीव विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। नए नियमों से परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और उसका सरलीकरण हो, उसको मंजूरी दी गई है, ताकि जो हरियाणा वन्य जीव हैं उनको के लिए जो हमारी पॉलिसीज थी, उस पॉलिसीज के लिए पहले क्योंकि एक्ट वो बना हुआ था, पॉलिसीज के अंदर उसमें कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, उसको मंजूरी दी गई है। दूसरा, हमने आड़तियों को एक बड़ी राहत पीछे क्योंकि मुझे मिले थे, रब्बी की खरीद सीजन जो 2024-25 था, उसमें नमी के कारण उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि भारी नुकसान हमें हुआ है। उसकी भरपाई के लिए हमने एक वन टाइम राहत देने का काम किया था। तो आज मंत्रिमंडल में उसको मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने आड़तियों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि वो उनको शॉर्ट जो गेहूं हुआ है उसके लिए वो देने का निर्णय किया है। हमने तीसरा बड़ा फैसला जो मंत्रिमंडल में किया है, वो तीसरा बड़ा फैसला जो हरियाणा मंत्रिमंडल विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन के तहत जो हमारे 20 वर्षों से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान बना हुआ था, क्योंकि उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी, कोई न कोई गांव में कोर्ट में चला जाता था और मकान गिरने के भी आदेश हो जाते थे। तो जिन्होंने 20 वर्ष पंचायत भूमि के ऊपर वो प्रसिद्धि वंश उनके मकान बने हैं, जिन्होंने मकान बनाए थे, उनको कलेक्टरेट पर उनका नाम मालिकाना हक देने का निर्णय आज मंत्रिमंडल में हुआ है। ऐसे ग्राम पंचायत में अनधिकृत जो जगहों के ऊपर मकान बने हुए हैं, उनके कब्जे वाली 500 वर्ग गज तक भूमि मार्केट उस कलेक्टरेट के ऊपर बाजार मूल्य पर देने का निर्णय वो किया है। ऐसी भूमि को किसी दर पर बेचा जा सकता है, ये सरकार के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि 2000 जो 20 साल से पहले है, 2004 के जो कलेक्टर रेट हैं, उस कलेक्टर रेट के ऊपर उनको देने का निर्णय किया है। और इसके लिए 1 साल का, ये भी कहा है कि 1 साल का तक वो व्यक्ति अपने नाम करा सकता है उसको। पहले ऐसे मामलों में अनुमोदन का अधिकार राज्य के पास था, क्योंकि राज्य सरकार के पास वो फाइल आती थी। अब इस अनुमोदन का अधिकार डायरेक्टर लेवल पर, पंचायत डायरेक्टर, क्योंकि काफी फाइलें आनी है, हर फाइल वो कैबिनेट में आए, क्योंकि समय भी हमने उसका लिमिट किया, 1 साल का किया है, और डायरेक्टर को पावर किया है कि वो अपने लेवल के ऊपर ऐसे उस लैंड को देख करके वो उसके नाम कर दे। वो 500 वर्ग गज तक का प्लॉट वो उनके नाम देने का, जो पंचायत भूमि के अंदर बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं,
कई तो गांव के गांव हैं, उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि कोई जैसे यमुना के किनारे गांव है या मारकंडा के किनारे कोई गांव है, जब पानी की बाढ़ आती थी और वो घर को भी बहा ले जाते थे तो उठ करके वो वहां से दूसरी जगह बैठ के उस टाइम बैठे हैं, उनके सामने कोई समस्या थी, उनका एक बड़ा समाधान वो सरकार ने किया है। अब जो पंचायत लैंड के ऊपर 20 वर्ष जिन लोगों को हो गए हैं और वो बैठे हैं, उनको एक बड़ी राहत देने का काम सरकार ने किया है। आज मंत्रिमंडल ने उसके ऊपर मुहर लगाई है ताकि वो 2004 के कलेक्टरेट के ऊपर उनको अपने नाम करा सकेगा, उसका मालिकाना हक वो ले सकेगा। ये निर्णय किया है क्योंकि अभी 2 रोज पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की सरकार का पहला बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने प्रस्तुत किया है, ये विकसित भारत से अभी यह बजट विकसित भारत की मजबूत बुनियाद वो है, इसके अंदर झलकती है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का सपना है कि विकसित राष्ट्र बने, उसको मजबूती देने वाला ये बजट है। विकसित भारत से अभिप्राय 6 बिंदुओं से इस बजट के अंदर वो लिए गए हैं। गरीबी से मुक्ति, 100% गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, गुणवत्तापरक किफायती और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, सार्थक रोजगार के साथ 100% कुशल कामगार, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी, भारत को दुनिया का खाद्य कटोरा बनाने वाले हमारे किसानों का उत्थान। केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने ये बजट जो देश के विकास में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के हर वर्ग के उत्थान का एक सशक्त माध्यम इस बजट में झलकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट भारत की आर्थिक मजबूती, सामाजिक समावेशिता और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। यह बजट न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरे करने वाला बजट है। यह जन कल्याणी, दूरदर्शी और समावेशी बजट है जो हर वर्ग के हित की रक्षा ये करेगा। इसमें किसान, युवा, महिला, व्यापारी और गरीबों के हितों का विशेष ध्यान इस बजट के अंदर रखा गया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि देश की विकास यात्रा में कोई भी वर्ग पीछे ना रहे, हर वर्ग को आगे बढ़ाना इस बजट के अंदर वो झलकता है। विपक्षी दल भले ही इसका विरोध करें, हम देखते हैं, क्योंकि विपक्षी दलों की मजबूरी है
कितना भी अच्छा काम करें, कितना ही अच्छा बजट आए, जिस बजट की प्रशंसा आज चारों तरफ हो रही है, परंतु हमारा विपक्षी दल, क्योंकि उसने अपनी राजनीति को जिंदा रखना है, अच्छा भी काम हो तब भी वो कहेंगे भी नहीं ये ठीक नहीं हुआ। अपनी तरफ वो देखते नहीं है कि हमारे जो बजट आते थे किस गति से भारत बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास में एक ऊंची छलांग लगाई है, हम सबके सामने है। आज हमारे रास्तों का सरलीकरण किया है, हमारे समय को कम किया है, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, और चाहे एजुकेशन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान को मजबूत करने की बात हो। इस बजट के अंदर, क्योंकि लगातार मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग को सशक्त और मजबूत किया गया है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट के अंदर प्रावधान किए गए हैं। परंतु विपक्ष कई बार चश्मा कुछ और लगा लेता है, उसको आगे कुछ दिखाई नहीं देता, उसका विरोध करता है। वो उसका कार्य है, वो विरोध करे, परंतु इस हद तक न करे कि जिससे समाज को नुकसान होता हो, ऐसा विरोध ना करे। क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक मिशन मोड के अंदर भारत को आगे बढ़ाया है। अगर हम कहें कि यह बजट आर्थिक सशक्तिकरण की एक ठोस योजना को मूर्त रूप देने वाला है, भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट उन आलोचकों के लिए भी एक जवाब है जो विकास को राजनीति के चश्मे से देखते हैं। यह सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि संकल्पों की सफलता की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फिर दिखा दिया है कि जब नीयत साफ हो और नतीजे भी प्रभावशाली होते हैं, अगर जब नीयत साफ हो करने वाले की तो नतीजे प्रभावशाली होते हैं। ये हमारे जो विपक्ष के मोटा चश्मा लगा करके देखते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, बजट की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समावेशिता है। यह केवल बड़े उद्योग या शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत, किसानों, छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के भी समान अवसर प्रदान करने वाला बजट है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि देश का प्रत्येक नागरिक विकास की मुख्य धारा से जुड़े और आत्मनिर्भरता की ओर गति से बढ़े। यह इस बजट का प्रमुख उद्देश्य है। यह बजट भारत के आर्थिक रूपांतरण का आधार बनेगा और देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये मजबूती से अग्रसर करेगा। यह बजट भारतीयों के विश्वास को मजबूत करने वाला है और यह दिखाता है कि भारत का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। इस बजट में छोटे उद्योगों, किसानों और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। इस बजट के अंदर 12 लाख की इनकम तक
रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी राहत मध्यम वर्ग को देने का काम इस बजट के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले ये लिमिट 7 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर के 12 लाख रुपए किया गया है। एक बड़ी राहत ये मध्यम वर्ग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। किसानों के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर 3 लाख रुपए की उसके ऊपर वो ले सकता था, लोन ले सकता था, अब उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया है। और धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 से 100 कम उत्पादक वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है किन जिलों में किसान की उत्पादकता कम है उनको विशेष ध्यान दे करके उनकी तरफ उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़े, उसमें सुधार हो। ये इस बजट के अंदर रखा गया है। बजट में 2025 में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए कपास के किसानों को 5 साल का उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है, जिससे देश में कपड़ा उद्योग मजबूत होगा। कपास के किसानों को कम ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है। यह बजट किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बजट से हरियाणा को भारी लाभ होगा, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। मुझे ये भी खुशी है कि इसके अलावा बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे छोटे उद्योगों को और अधिक समर्थन मिलेगा। छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। खिलौना उद्योग के लिए भी मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2025 में एससी एसटी वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा की है, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। साथ ही स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नए स्टार्टअप्स को मजबूती देने के लिए एक शानदार पहल इस बजट में की गई है। मैं निर्मला सीतारमण जी का भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े ऐलान किए गए हैं। अगले 5 वर्षों में मेडिकल एजुकेशन में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अन्नदाता शक्ति को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के पहले चरण में राज्यों के सहयोग से 100 कम उत्पादक और कम बीमा कवरेज वाले कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही भंडारण सिंचाई सुविधाओं में
सुधार किया जाएगा और किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस बजट में कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें कौशल विकास, निवेश और तकनीकी के माध्यम से कृषि के रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण के लिए प्रवासन एक आवश्यकता नहीं बल्कि विकल्प हो, उसको ध्यान में रखा गया है। साथ ही जुलाई 2024 के बाद जारी 100+ बीज स्कीमों की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यूरिया को मजबूत करने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक नया संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। इस बजट में राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्ष की ब्याज मुफ्त ऋण सहायता के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि राज्यों को भविष्य के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद करेगी। शहरी गरीबों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य शहरी श्रमिकों की आय और जीवन स्तर को सुधारना है। यह उन्हें सतत आजीविका, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के अवसर प्रदान करेगी। पीएम स्वनिधि की सफलता को देखते हुए इस और भी सशक्त बनाया जाएगा। अब तक 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। नई योजना में बैंकों से बड़े ऋण, 30,000 की सीमा वाले यूपीआई, लिक्विड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण का भी समर्थन इसमें शामिल होगा। मुझे खुशी है कि इस बजट में जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके लिए भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। जैसा मैंने अभी बताया है कि एमएसएमई के लिए जो वित्तीय सहायता देने वाली लोन गारंटी है उसकी सीमा 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए की गई है। इससे कारोबारियों को अधिक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। सरकार ने सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का भी प्रस्ताव रखा है, जिससे व्यापारियों को टैक्स में राहत मिलेगी और व्यापार की लागत घटेगी। इस बजट में 7 टैरिफ रेट्स को हटाकर अब देश में सिर्फ 8 टैरिफ स्लैब रखे जाएंगे। इससे व्यापारियों के लिए टैक्स प्रणाली को आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। टियर 2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी स्थापित किए जाएंगे। इससे छोटे शहरों में भी वैश्विक स्तर की व्यापार और टेक्नोलॉजी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना लागू की जाएगी।
इसका मकसद भारत को खिलौना उद्योग में एक वैश्विक हब बनाने का है। नई लेदर स्कीम्स के तहत 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। सूक्ष्म उद्योगों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपए की लिमिट वाले उद्यमियों के लिए जारी किए जाएंगे, जिससे व्यापारियों को आसान फंडिंग का लाभ मिलेगा। सरकार पहले वर्ष में 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी करेगी, ताकि छोटे कारोबारियों को बिना झंझट के वित्तीय मदद मिल सके और स्ट्रीट वेंडर्स, जो शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लिमिट को 30,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। इससे छोटे विक्रेताओं को अपने कारोबार के विस्तार में मदद मिलेगी। ये भी इस बजट के अंदर वो किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने हरियाणा के लिए रेल सुविधाओं में जो इस बजट के अंदर बढ़ोतरी की है, जो प्रावधान किया है। रेल बजट में हरियाणा के रेल इंफ्रा को मजबूत करने के लिए केंद्र से मिले 3,416 करोड़ रुपए वो दिए गए हैं। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, निर्मला सीतारमण जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैंने कहा है कि ये बजट देश के प्रदेश के मजबूती की ओर ले जाने वाला और तीव्र गति से ले जाने वाला ये बजट है। ये विकसित भारत का बजट है, जिसमें हर वर्ग को समाहित किया गया है। मुझे खुशी है कि यह राशि 2009 से 2014 तक मिले, 2009 से 2014 तक मिले 315 करोड़ रुपए से 11 गुना अधिक इस बजट के अंदर हरियाणा के लिए प्रावधान किया गया। 11 गुना, इतना बड़ा इसमें प्रावधान किया गया है। और वो पता नहीं कौन सा चश्मा लगा करके देखते हैं, उनको दिखाई नहीं देता विकास, बस विरोध करना है। कोई बात नहीं, उनकी ड्यूटी है, परंतु विरोध भी विपक्ष को मैं सुझाव दूंगा कि एक लिमिट का होना चाहिए। जब मैं उनका बता रहा हूं कि 2009 से 2014 तक मात्र 315 करोड़ रुपए का बजट था, उसका 11 गुना अधिक दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 11वें साल के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। मोदी की सरकार नॉन स्टॉप तीसरे टर्म के अंदर इसका पहला बजट ये 11वें साल के अंदर है और 11 गुना पैसा बढ़ा करके हरियाणा को दिया। कितना प्रेम, कितना स्नेह करते हैं हरियाणा को मोदी जी। गति से आगे बढ़ा है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए बड़े बजट आवंटन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। 2014 से अब तक हरियाणा में 2014 के बाद अब तक, क्योंकि 2025 ये 11वें साल के अंदर मोदी जी की नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की सरकार हरियाणा में 823 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का काम पूरा हुआ है।
जिसके ऊपर 15,875 करोड़ रुपए के 1195 किलोमीटर लंबाई वाले 14 नए प्रोजेक्ट्स का कार्य प्रगति पर है। मुझे खुशी है कि हरियाणा के इस बजट में हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों को 1149 करोड़ रुपए की राशि से अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनमें जो अभी बजट आया है इससे ये 1149 करोड़ रुपए, जिनमें अंबाला कैंट उस स्टेशन को अमृत स्टेशन में लिया गया है। मैं धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जब इसका सुदृढ़ीकरण और ये मजबूती की तरफ होगा तो देश के हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि सुविधाएं हर व्यक्ति को लाभ मिलता है। हमारे अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में जो विकसित, जिनमें अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, भिवानी जंक्शन, चरखी दादरी, फरीदाबाद न्यू टाउन, गोहाना, हंसी, हिसार, होडल, जींद जंक्शन, कालावाली, कालका, करनाल, कोसली, कुरुक्षेत्र जंक्शन, लोहारू, महेंद्रगढ़, मंडी आदमपुर, मंडी डबवाली, नारनौल, नरवाना जंक्शन, पलवल, पानीपत जंक्शन, पटौदी रोड, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर और जगाधरी शामिल हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा में वर्तमान में 14 नए रेलवे ट्रैक पर काम जारी है। 14 नए रेलवे ट्रैक के ऊपर काम जारी है। नए जो अभी और बनेंगे, 1195 किलोमीटर ट्रैक बिछाने पर 15,875 करोड़ रुपए इस बजट के अंदर रखे गए हैं जो खर्च होंगे। इनमें चंडीगढ़ बद्दी, पलवल से न्यू पृथला, रेवाड़ी से खाटूवास, भिवानी से डोब भाली, चूरू से सदलपुर, लुन्नी से समदारी भिलड़ी, मानहेरू से भिवानी खेड़ा, खाटूवास से नारनौल, पानीपत से रोहतक, फिरोजपुर से बठिंडा, जाखल से हिसार, असलभोर से रेवाड़ी के दोहरीकरण का कार्य तथा ये दोहरीकरण का कार्य है तथा मेरठ से पानीपत, दिल्ली सोहना नू फिरोजपुर, झिरका, अलवर रेलवे ट्रैक और यमुनानगर से चंडीगढ़ वाया सढौरा, नारायणगढ़ तथा हिसार से सिरसा वाया अग्रोहा धाम, फतेहाबाद रेलवे परियोजनाएं शामिल हैं जो नई डलेंगी और इसके लिए 15,875 करोड़ रुपया वो आवंटित किया गया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस रेलवे नेटवर्क से मेरे हरियाणा प्रदेश का जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हरियाणा के अंदर एक सड़कों का जाल बिछाया है और मैं संज्ञा अगर दूं स्पाइडरमैन अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। इस प्रकार का जाल हरियाणा के अंदर बिछाया है। हर व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से आया है। उसके अंदर हमने जो आदरणीय मोदी जी ने जहां 4-4 घंटे 6-6 घंटे जाम में फंसे रहते थे, आज चंडीगढ़ से दिल्ली 3.5 घंटे, हरियाणा के किसी कोने से दूसरे कोने में जाना है 3-3.5 घंटे। ये अगर मैं कहूं कि स्पाइडरमैन अगर कोई है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, अब रेलवे के अंदर एक बड़ी क्रांति, ये विकसित भारत ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव था। जो लोग मोटा चश्मा लगा करके देख रहे हैं उनको दिखाई नहीं विकास दे रहा है। उनके समय में लोग किस प्रकार से लाइनों में खड़े रहते थे, किस प्रकार से लंबे समय तक इंतजार करते रहते थे। फाटक आ जाता था कहीं 3-3 घंटे 4-4 घंटे जाम में फाटक में ही फंसे रहते थे। आज हर व्यक्ति के जीवन को सरल सुगम करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मुझे खुशी है कि इसी दौरान 121 ट्रैक के विद्युतीकरण का भी कार्य पूरा हुआ है और इस अवधि के दौरान 534 रेलवे फ्लाईओवर व अंडरब्रिज के निर्माण का कार्य भी हुआ है। विपक्ष देखे ना, चश्मा लगा करके देखे, नहीं तो किसी आंख वाला डॉक्टर वो चेक करेगा भी चश्मे का कौन सा नंबर चाहिए आपको, वो बताएगा। दिखाई नहीं दे रहा इतना बड़ा काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में। भाई विरोध करिए, क्योंकि आपकी राजनीति नहीं जिंदा रहेगी बगैर विरोध करे, परंतु ठीक विरोध करिए, ऐसा नहीं है। उसके अंदर प्रशंसा भी करिए। मैं विपक्ष को सुझाव दूंगा, मोदी जी की प्रशंसा करनी चाहिए। अरे धन्य है जिसने एक मिशन मोड के अंदर भारत को इतने कम समय के अंदर इतनी ऊंचाइयां देने का काम किया है। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। वहीं रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए कवच परियोजना के तहत 398 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। इस समय में हरियाणा को 5 वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी मिली है। वर्तमान में राज्य के 144 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की भी सुविधा वो दी गई है। थैंक यू। एकदम बड़ा ब्रेक। अच्छा, बजट सेशन पे चर्चा हुई है मंत्रिमंडल के अंदर। मंत्रिमंडल में पूरे मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकारित किया है बजट के सेशन के बुलाने के लिए, और जो भी डेट सुविधा होगी उस सुविधा के अनुसार डेट आ जाएगी बजट की। शहरी निकाय चुनाव को लेकर आज घोषणा हो जाएगी, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, हमने पहले भी ये बात कही थी कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसके लिए हमारी पूर्ण तैयारी है। चुनाव आयोग जब चाहे वो डेट दे सकता है। मैं भी आज टीवी पे देख रहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने बुलाई है और
आज शायद उसकी अभी गर्म में है, क्या विषय है, तो हमारी पूरी तैयारी है।